और मैं कब तक इसी तरह खड़ा रहूंगा? हाँ, अरे धोती दूंगी नहीं तो मैं क्या करूं? अब दूसरी धोती कहाँ से लाऊं? इतनी बार कहा मौसम देख के बाहर जाया करो। वो देखो वहाँ बाढ़ आ रहा है। अरे तो क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो डूब रहा हूं ना। अरे ला भाई, कुछ भी ला, अपनी साड़ी ला। अरे संदूक में जो साड़ी रखी वही ला। ओ मेरे प्यार की साड़ी है, हाँ हाथ ना लगाने दूं। अच्छा, क्या है उस साड़ी में जो हमको भी तू हाथ ना लगाने देगी? हाँ, क्या है उस साड़ी में? वो साड़ी, वो तो हमने अपनी नवल की दुल्हन के लिए बचा के रखी है। मेरा नवल दूल्हा बनेगा, मैं बनना गाऊंगी। कितना सुंदर लगेगा ना जब नवल दूल्हा बनेगा। तो वो देखो, नवल दूल्हा बना है। नवल देख, तेरी माँ। अरे कैसे समझाओ इसको कि नवल तो पिछली बाढ़ में ही मर गया। और सच भी तो है, जब तक हम किसी को अपनी आंखों से मरता हुआ ना देख ले, विश्वास ही नहीं था, हमें छोड़ कर चला गया। और ये पागल आज भी सोचती है कि नवल आएगा। आखिर कब आएगा नवल? राम राम भाजी रे, राम राम। देखो भैया कितनी तेजी से बरस रहा, पूरा ही भिगा दिया हमको। हाँ भाई बैठो। आजा तू भी बैठ, आजा। हाँ भैया, सुना है कि तुम्हारा लड़का कॉलेज भी पढ़ चुका, अब कहाँ नौकरी करवाओगे उसका? भैया यही तो दिक्कत है, वो नौकरी ही नहीं करना चाहता। तो क्या करेगा? तुमरी और अमरी तरह जूते बनाएगा का ससुरा? हाँ कहता तो यही है। कहा जूते बनाएगा? अरे लड़के का दिमाग तो ठीक है। अरे भैया, कॉलेज पढ़ने के बाद तो पंडितों के लड़के पुरोहिताई करना छोड़ देते हैं, और तो और ठाकुरों के लड़के बाबूगिरी करने लगते हैं। अरे भैया, बनियों के लड़के तो मास्टर हो जाते हैं, पर तुम्हारा लड़का जूते बनाएगा? अरे भैया, मुझे तो लगता है ज्यादा पढ़ने से ना तुम्हारे लड़के का दिमाग जरूर फिर गया है। अरे जब जूते ही बनाने थे तो पढ़ाई क्यों ससुरा? अरे वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं भैया, तो मैं क्या करूं? कहता है हरिजनों में जो पढ़ लिख लेता है, सरकारी नौकरी में चला जाता है, वो एक बड़ी भारी मशीन का पुर्जा बन जाता है और फिर हरिजनों से ही दूर भागता है। भैया वो भी कहता है हरिजनों के अगुआ अभी भी अनपढ़ लोग ही बने हुए हैं, पढ़ा लिखा तो कोई सामने ही नहीं आता। क्या बताऊं भैया, वो ऐसी लेक्चरबाजी करता है, मेरे तो खाक समझ में नहीं आता है। तो देखो बैठी हुई है, सब इसकी वजह से हुआ है। ना ये खुद कुछ कहती है, ना मुझे कहने देती है। सुन रही है ना, कुछ नहीं करेगा तुम्हारा लड़का। अरे तुम्हारी चकपक से कुछ ना होगा भैया। भैया, मुझे तो लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते। अरे पढ़ना ठाकुरों का काम है, हमारे जनों का नहीं। अरे अब हरिजनों के नाम किस्मत में जूते बनाना और जूते खाना ही लिखा है भैया पर। ठीक ही कहता है वो। कम से कम कोई तो हरिजन लड़का हिस्सा निकला जो कहता है कि नौकरी नहीं करूंगा। बाकी सब तो सरकारी हो गए हैं। हरिजन कहाने में भी शर्म आती है। हाँ दत्ता, अरे कहाँ हुआ रे? जल्दी तो भाई अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हाँ, ऐसा तो हर साल होता है। 5-25 झोपड़े बह जाते हैं, 10-5 ठोर, 1-2 आदमी, फिर सब चक्कर और फिर एक तो जीत लिए बिना नर्मदा भैया मानती थोड़े भैया। हाँ, और इसमें हम कर भी जा सकते हैं बिटिया। सही कहा दत्ता, बिल्कुल सही कहा। हम कर भी क्या सकते हैं? आज तक हम कर ही क्या सके हैं? अरे कहाँ जा रही है? तो पानी और भी बढ़ गया होगा। अरे तुझे इतना फिक्र पड़ी है रे? हाँ, तुझे इतना फिक्र पड़ी है? हमारे मकानों तक पानी नहीं आ सकता। अरे गांव वालों ने हमें गांव से दूर इस टीले पर जो बसा रखा है, गांव से बिल्कुल है दूर, जिससे हमारी छाया भी किसी पे ना पड़ सके और हमारा चेहरा देखकर किसी का काफी और स्वास्थ्य खराब ना हो। अरे घबराने की बात नहीं है बिटिया, नर्मदा मैया भी हमारे मकानों को छू न पाएगी। ऐसी बातें नहीं करते दत्ता। जब गाँव नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? डोर नहीं रहेगा तो कमरा कहाँ से रहेगा? और आदमी नहीं रहेगा तो जूते कौन पहनेगा? अरे फिर तो जूता बनाने की भी झंझट खत्म। हाँ, सब झंझट एक साथ खत्म, सब झंझट एक साथ खत्म। भैया जरी सी क्यों? नर्मदा मैया सब सबके नाम दीजिए दत्ता। और देखो नर्मदा मैया स्वामी गौताल लेके आइए लगता है। मुझे भी लगता है कि गाँव बचेगा। मुझे भी लगता है गाँव बचेगा। लगता है जितना मेरा दाम बना था ना, सीसा जैसी हालत होगी भैया, सीसा जैसी हालत होगी। मकाना मतलब कुछ नहीं हो सकता। गाँव वाला ने हमारी छाया में बचने के लिए संकट टीले पर जो बताया है
यहाँ तक नहीं आ सकता बेटे। अरे आज तक नहीं आया, आगे क्या आएगा? हाँ, मैं देख के रहता हूँ बाढ़ की क्या हालत है। ठीक है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं जीतू। नर्मदा मैया का खौफ तो हम सभी जानते हैं। पूरे खेत साफ हो जाएंगे, डोर बह जाएंगे, पूरे गांव का पता नहीं चलेगा, महामारी फैलेगी तो अलग। ठीक है, हम लोग टीले पे, हो सकता है कि पानी यहाँ तक ना पहुँचे, पर समझ लो जीतू, पूरा गांव शमशान बन जाएगा, शमशान। हल्कू की बाड़ी तक पानी आ गया। कितनी मेहनत की थी बेचारी ने, कैसे नए किस्म के बीज लाया था, खाद डाला था, कहता था बहुत ही इंसान देखिएगा करेला पीछे भर का होता है या नहीं, पर सब बर्बाद हो गया। गजब हो गया पटेसर, गजब हो गया पटेसर, गजब हो गया। बड़े तालाब में दरार पड़ गई है। हाँ, बड़े तालाब में दरार पड़ गई है, किसी भी समय फूट सकता है भैया। एक तरफ नर्मदा मैया, एक तरफ तालाब, एक तरफ मौत, दूसरी तरफ काल। गांव नहीं बचेगा भैया, इस बार गांव नहीं बचेगा। लोग सचमुच डर गए हैं, उनका साहस भी टूट गया है। चलो गणपत जीतू, लोगों को देख के आए, लोग मदद करके आए। चलो, अरे वो देखो, अरे भाई अजी सुनते हो? तुम हो कि या तो यहाँ बैठ के जूते बनाते रहोगे या वो ठाकुर के पास बैठकर रहोगे। नवल अभी तक घर नहीं आया, उसे जाकर देखिए तो जरा। लक्ष्मी अब ठाकुर जी का सहारा है। अरे वही मारने वाले हैं और वही तारने वाले। नवल आ जाएगा, फिर देखती नहीं सारा गांव मुसीबत में है। लक्ष्मी नवल जरूर लोगों की मदद कर रहा होगा। अरे इस मुसीबत में ना कोई जात होती है ना धर्म। अरे जब आदमी ही नहीं रहेगा तो काहे की जात और काहे का धर्म लक्ष्मी। पर इन्हीं गाँव वालों ने तो हमें गाँव से निकाल फेंका था। ऐसी कौन सी गलती की थी नवल ने? भगवान के मंदिर में पूजा ही तो करनी चाहिए थी। कहते हैं भगवान सबका है, दया का सागर है, इसलिए सबसे अधिक हमारी जनों का है। पर पूरा गांव लाठी लेके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। कितना मारा था मेरे नवल को, और हमें गांव से यहाँ दूर बसना पड़ा। इसलिए कहती हूँ कि तुम दुनिया से परे हो। अरे तू पगली है, भगवान का मंदिर और मस्जिद में ही कैद है। लक्ष्मी दूसरों के होते होंगे भगवान, हम तो भगवान के ही हैं। अरे फिर इस मुसीबत में ये झोपड़ी हमको सहारा देगी लक्ष्मी। ये झोपड़ी किसी को सहारा नहीं देगी चीतू। देखता हूँ किसके बाप की हिम्मत है तो झोपड़ी में कदम भी रखता है। ये क्या हुआ मेरे बेटे को? इतना खून काहे बह रहा है? लोगों ने उपकार का बदला लिया लक्ष्मी, लोगों ने तुम्हारे बेटे को मारा है। आखिर किसने मारा मेरे बेटे को? इसने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे हम गरीब लोग अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी की जायदाद पर डाका तो नहीं डालते। फिर भी ये लोग हमारे जान के पीछे क्यों पड़े रहते? बटे सर लल्ला लल्ला तुझे कुछ ना होगा, लल्ला तू ठीक ऐसा ही होता है जीतू, अधिकतर लोग जैसा बहाव होता है उसी के साथ हो जाते हैं। जो बहाव को रोक कर उसे मोड़ना चाहता है, पानी उसे ही ठेलता है। तुम्हारा लड़का एक दिन जरूर गांव के लोगों को पास लाएगा, उनमें एकता पैदा करेगा, सहयोग की भावना पैदा करेगा। अरे इसकी समझदारी एक दिन इसके प्राण ले बैठेगी और हमें कहीं का न छोड़ेगी। अरे जब कोई बदलना ही ना चाहता तो तेरी जान फालतू की ना है। मेरा कहा मान नवल, तू शहर जा, वहाँ नौकरी कर, कम से कम गांव की गंदगी तो ना होगी। नवल तू सुन रहा है ना? नवल! नहीं माँ, मैं शहर नहीं जाऊंगा। जहाँ मेरी जान चली जाए तो भी नहीं। मैंने भागना नहीं सीखा। तो बुढ़ा अपना सर और हमें भी मार डाल, हम सबको मार डाल, हम सब पागल है कमोलत है। आखिर ये सब कैसे हुआ? किसने मारा नवल को? अरे कोई कुछ बताएगा? गूगल बड़े खड़े रहोगे सबके सब। पिताजी, अरे ये सब तो होगा ही, ये सब होना भी चाहिए। अरे गहरी जड़ों वाले इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इतनी मुसीबत के समय भी लोग अपने अंधविश्वास से ऊपर नहीं उठ सकते, एक नहीं हो सकते। अब पता चला सब गूंगे बने क्यों खड़े हैं पिताजी। अरे नवल क्या बताएगा चीतू, ये तो दुनिया को सुधारने में लगा है, सहकारिता की जोत जगाने में लगा है। हुआ क्या है मैं बताता हूँ। आज सवेरे से नवल गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि नर्मदा का पानी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, इसलिए गांव खाली कर दो। अरे वो ट्रेनर जाकर यही समझा रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी भैया, किसी ने भी नहीं। और यही बात कोई ऊंची जाति का आदमी कहता ना तो सब सुनते भैया, सब सुनते। लोग कहते हैं साला हरिजन होके हमें क्या सिखाता है।
वो क्लास कॉलेज क्या पढ़ा है, अपने आप को भारी दिमाग वाला समझता है। अरे ये लोगों को समझा रहा था, लोग इसे दुत्कार रहे थे, गाली दे रहे थे, पीट रहे थे, और ये लोगों को समझाया जा रहा था। अरे किन्हें समझा रहा था तू? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पिताजी, उन्होंने मेरी एक ना सुनी। किसी तरह गिरता पड़ता आ रहा हूँ। इतनी घबराई क्यों है बिटिया? पानी पड़ रहा है, वो देखो गाँव डूब रहा है, बाढ़ का पानी हमारे टीले की ओर पड़ रहा है। दत्ता अब क्या होगा दत्ता? चाचा चलो, इस समय यहाँ बैठना पाप है। अरे सारा गांव डूब रहा है, हम यहाँ कायरों की तरह बैठे रहेंगे? मैं चाहे जान चली जाए पर मैं घर पर नहीं बैठ सकता। चलो। नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे इतनी मुसीबत के समय भी लोग जब जाति पात भूलने को तैयार नहीं है, तो तुझे अकेले को क्या पड़ी है रे? मेरे सर की कसम नवल, जो तू गया तो। नवल बेटा, तू अब घर पे ही रह, तू तो अपना काम कर चुका, अब गांव की ओर जाने से कोई फायदा नहीं है। वो देख, ठाकुर के मकान की छत धीरे धीरे पानी के भीतर हो रही है। वो देख, पंडित महादिन का मकान भी अब आंखों से ओझल होने को है। अब तू वहां जाके क्या कर लेगा? अरे नवल बेटा, तेरी माँ सही कहती है। अब ये गांव नहीं बचेगा, सब डूबेंगे, सब डूबेंगे। वो महादीन भर का पंडित बनता है ना, दिन रात माला तो क्या हाथ में फिरती है, लेकिन गांव वालों को कर्ज की जंजीर में उसने जकड़ रखा है। बेटा नवल, गांव की आधी जमीन पर उसका कब्जा हो गया है, आधी जमीन। मेरी 10 बीघा जमीन, मेरी 10 बीघा जमीन भी तुमने उसी ने हड़प ली। नहीं बेटा नवल, नर्मदा मैया एकदम ठीक कर रही है, डूबे साले सबके सब। अपनी बकवास बंद कर गणपत। अरे इस बाढ़ में केवल पंडित और मादिक की जमीनें नहीं डूब रहे हैं, हर की झोपड़ी भी डूब रही है, मदरसे की बाड़ी भी डूब रही है, गरीबों का तो सब कुछ डूब ही रहा है ना। अरे बाढ़ उतरने पर ठाकुर और मादिक की जमीन तो फिर भी निकल आएगी, पर दूसरों का कहा, उनका कहा होगा? कुछ जवाब है तेरे पास? देख लेना, इस बार में ना ठाकुर मरेगा ना महादिन। मरेंगे वो जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं है। आखिर ये गाँव ठाकुर महादिन का तो नहीं ना? दत्ता, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हे भगवान, अरे बटे सर, पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये देख, ये बाढ़ नहीं है बटे सर, महाप्रलय, महाप्रलय। सब सुहा हो जाएगा, अब ये गांव नहीं बच सकता। तूफान बढ़ रहा है, सब डूबेंगे। ये धर्म के पंडे, ये जात पात के ठेकेदार, कोई नहीं बचेगा। चाचा ऐसी बात नहीं करते। अरे आज यदि हम लोग भी गांव में होते तो क्या ऐसी दुर्दशा हम लोगों की भी नहीं होती? अरे आज यदि चमकने वाली बिजली हमारे टीले पर गिर जाए तब आप क्या कहोगे? चाचा, प्रकृति की लीला को आदमी के आपसी रिश्तों से जोड़ना गलत है। अगर आज गांव में थोड़ा सा भी सहयोग होता या सहकारिता की भावना होती तो क्या ये मुसीबत आती? चलो चाचा, लोगों को देखा है। जीजी, आप अकेले बैठे बैठे काहे रो रही हो? नवल का याद कर रही हो ना? जो हुआ सो हुआ जीजी, भूल जाओ। ये लोग भी नहीं आए अभी तक, हमें भी घबराहट हो रही है जीजी। मैं नवल को रोकती तो वो रुक जाता ना, मेरा बेटा रुक जाता ना। अरे कहाँ हुआ रही, काहे तक परेशान हो रही है? हाँ, गांव के कुछ लोग हमें घर आ गए बाढ़ से बचने के लिए, हमने सबको अंदर बैठा दिया है। जीजी से थोड़ा दाल मांगने आई हूँ, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो क्या करती मैं? देख गणपत, देख अपनी बहू का कैसी भली है। नहीं तो तू। हाँ, मैं तो कहा सारे गांव का ठेका हमने ले रखा है क्या? सबको बांट के पिलेगी तो हम भूखे मरेंगे क्या? तू चल यहाँ से, बड़े आए बेटा। चैती को दाल लेकर आती हूँ, भगवान की दुआ से आज हमारे घर 10 मन अनाज होता तो। अरे नहीं, ये तो क्या हुआ, जो है वही सब कब्जा, जल्दी दे के आजा। 10 मन अनाज होता तो भगवान ने जो दिया उसी में काम चलाएंगे ना बटे सर, और क्या करेंगे बता? हाँ, ये तो क्या है? दत्ता, देखो नाव हमारी टीले की ओर आ रही है। जरा देख। नाव में कौन हो सकता है दत्ता? पहनावे से तो बरकत जाने लगते हैं। नहीं, मेरी आंखों से उतना दिखाई नहीं देता। अरे हाँ, ये तो बरकत नहीं है। अरे चलो, आज देखिए। अरे हाँ, आओ बरकत चाचा, आप बच गए, आओ अंदर आ जाओ। बच गए सिद्धू भाई, बच गए। देख रहे हो ना, नर्मदा ने पूरा गांव निकल लिया और ऊपर से ये आसमान अलग कह रहा है। घर के लोग कहाँ हैं बरकत भाई? कहाँ घर के लोग? खुदा का शुक्र है बेटे से, अभी पिछले हफ्ते ही घर के सभी लोगों को और बच्चों को उनके नाना के यहाँ छोड़ा। खुदा कसम, अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह
तरह का मौत का खेल नहीं देखा भैया। बरकत भाई, हर एक झोपड़े को अपना ही समझो। जो भी दाल रोटी है तुम्हारी ही तो है। तो जब तुम्हें गांव से निकाला जा रहा था, मैंने लोगों से कहा था कि शरीफ आदमी को मत सताओ, उसकी आग की गर्मी तुम सबको खाक कर देगी। अरे मेरी सुनता कौन है भैया? धर्म के नाम पर बरगलाने वालों की क्या कमी है? सही कहते हो बरकत भाई। आज ये टीला ना होता ना तो गांव का कोई आदमी नहीं बचता। नर्मदा मैया आप तो सबको निकाल चुकी होती। गणपत के घर भी कई लोग आशा ले चुके हैं। भैया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मुसीबत आई है, निकल जाएगी, पर बाढ़ क्या पहली बार आई है? ऐसे मुसीबत में इंसान का इम्तिहान होता है। ठाकुर और पंडित महादिन अपने आप को खुदा समझने लगे थे। भैया, मुझसे तो कितनी बार पंडित कहा करते हैं कि तुम मुसलमानों का तो मुल्क बन गया है, वहां क्यों नहीं जाते? सच बताना चाचा, का तुम्हारे दिमाग में वहां जाने की बात कभी नहीं आई? अल्लाह अल्लाह, चीतू भाई कैसी बातें कर रहे हो? सपने में भी नहीं आती। अरे इसी गांव में हमारी 10 पुश्तें जन्मी और मरी। इसी मिट्टी ने हमें पाला और पोसा। यही हम लोग के शादी, निकाह, मौत, दफन सब हुए। आखिर इस जमीन से उखड़ कर कहाँ जाएंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? ठीक कहते हो बरकत भाई, ठीक कहते हो। जात पात के नाम पर भगाने वालों की लोगों की कमी है। 2 वक्त की रोटी छोड़े दे ही उनकी कमर टूट जाती है। अरे जहर तो वो लोग फैलाते हैं जिनके पास पैसा है, फुर्सत है, जो लोगों के बीच झगड़ा पैदा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। चाचा देखो ना, हमारे टीले की ओर आ रही है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है चाचा? अरे वो तो ठाकुर राम भजन सिंह है। और दूसरा कौन है? अरे दूसरा कौन होगा? वही है पलटू मांझी। लेकिन पंडित महादीन का कहीं- चित्तू भैया, पंडित का नाम मत लो। उनका नाम लेने से तो पूरा दिन खराब हो जाता है। नर्मदा मैया और चाहे जो करे, उस पंडित को जरूर अपने साथ ले जाए। मैं तो कहता हूँ पूरा गांव सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं करते बरकत। अरे जहाँ 10 किस्म के इंसान होंगे, वहाँ कुछ भले होंगे तो कुछ बुरे भी होंगे। देखो चित्तू भैया, मैंने आज तक तुम्हारा एक भी कहना नहीं टाला। अरे तुम भगत हो सकते हो, दुनिया तो भगत नहीं है। दुनिया तो अपनी चाल चलेगी। अरे तू कहना क्या चाहता है? अरे वो देखो, ठाकुर झोपड़ी की ओर ही आ रहा है। तुम सब यहाँ भगत बने बैठे हो और वो घर में घुस जाएगा। तो क्या हुआ? हमारी जनों की 2-3 झोपड़ियां बच गई हैं। अब उनको यहाँ आसरा नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? अरे भाग में जाए, उनको यहाँ आसरा नहीं मिलेगा। जब हम बात करते थे तो ठाकुर हमारे सीने पर बंदूक तानता था, वो मार्टिन हमारे सिरों पर डंडा बरसाते थे। फिर आज क्या हो गया? फिर हाँ क्या हो गया? आज की बात अलग है गणपत। तूने नहीं दिया लोगों को अपने घर में सहारा। उनकी बात अलग है बटे सर, उनकी जाति भले ही अलग है, लेकिन वो है तो हमारी तरह गरीब लोग। और उन्होंने हमें कभी नहीं दुत्कारा, मौके पे मौके हमारी मदद ही की है। भैया वो अपने से कुछ नहीं कहते। ये ठाकुर और मार्टिन ही है जो उन पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ भड़काते हैं। मैं सच कहता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं उन्हें तेरे घर में घुसने नहीं दूंगा। छीटू, अरे गणपत गणपत गणपत, ऐसी मुसीबत में पिछली बातें भूल जाते हैं। अरे ये बातें भूलने की नहीं है छीटू भैया। मैं पूछता हूँ, धर्म है तुझको हमेशा बने रहना चाहिए। हरिजनों से 10 कदम हटकर दूर चलने वाले लोग नर्मदा में कूद कर अपने धर्म की रक्षा क्यों नहीं करते? जब हाथ जान के लाले पड़े हैं, तुरंत छीटू की झोपड़ी सूझ रही है। नहीं तो वो ठाकुर और वो पंडित यहाँ थूकने में भी नहीं सकते। ये धर्म नहीं है छीटू, खुद करती है, खुद कर दी। अरे बरकत तुम ही समझाओ इसे अब। अरे बरकत तुझे क्या समझाएगा? हाँ क्या समझेगा तू बरकत? ये वही ठाकुर है जो इतने सालों से प्रयास कर रहा है कि बरकत का डेरा इस गांव से उठ जाए। और वो मार्टिन तो मलेच कहता है, मलेच कहता है। मलेचों को इस मुल्क में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। बताओ बरकत, क्या वो लोग तुम्हें एक नजर से देखते हैं? कभी बराबरी की जगह देते हैं? बोलो देते हैं? कहते तो ठीक हो गणपत, पर आज बात अलग है। आज यह इंसानों की पैदा की हुई मुसीबत नहीं है। और मेरा तो ख्याल है ठाकुर खुद इस झोपड़े में नहीं आएगा। अरे वो आएगा, जरूर आएगा। और कहाँ जाएगा? आज जाना फतने पड़ी है ना, तो मीठी मीठी बातें करेगा। तुम देख लेना बरकत, वो यहाँ आएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, रहेगा और बाढ़ पड़ने के बाद फिर तो हमारे सीने पर बंदूक डालेगा भैया, सीने पर। तो उसका कहा है, थोड़ा सा गोबर खाकर प्राश्चित कर, ब्राह्मणों में दान दक्षिणा देकर अपना धर्म भी ठीक कर लेगा। मैं ठीक कहता हूँ चीतू, इन सांपों को यहाँ आसरा न देना। अरे ठाकुर साहब आइए, आप अंदर आ जाइए। अरे कहाँ लेके आ रहे हो? हटाओ इसे।
मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। शांत हो जाओ गणपत, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ, पर आज की बात अलग है। यदि तुम लोगों ने ठाकुर को आसरा नहीं दिया तो इस घर में मैं क्षण भी नहीं रुकूंगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे बेटे सर। तुम चले गए तो हमारे सामने से इंसानियत की तस्वीर चली जाएगी। कोई कहीं ना जाएगा, ये मेरा घर है, मैं देखती हूँ। और गणपत, मैं अभी तेरे घर से आ रही हूँ। तेरी औरत ने इस धरती पे सरग उतार रखा है। कम से कम 20 लोगों की सेवा में तो लगी है सुबह से। जब तू भी इसका थोड़ा हाथ बटा दे। बने रहो तुम सब यहाँ भगत बन के, मुझसे तो ये सब नहीं होगा। तू चल यहाँ से, सबका दिमाग फिर गया है। ठाकुर साहब, आप गणपत की कहे का बुरा मत मानिए, वो अपने को रोक नहीं सकता ना। बैठोगे नहीं ठाकुर? नहीं बरकत, तुम वहां से नहीं उठोगे। अगर तुम वहां से उठ गए तो हमारा सोचने का पहलू ही उठ जाएगा। बैठो बरकत, बैठो ठाकुर। ठाकुर साहब, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पंडित मालदेव कहाँ गए? उसका नाम न ले चितू, मुझे माफ कर दो तुम। मैंने तुम लोगों को नीच समझा और उस ढोंगी पंडित को ऊंचा। मेरी सारी जिंदगी भर की कमाई इस बाढ़ में बह गई। ठाकुर साहब, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। हरी 2 बर्तन और 4 दिन के अनाज के अलावा हमारे पास और है ही क्या। हर इस झोपड़े को अपना ही समझो, पर आपको यहाँ तकलीफ होगी। हम अछूत जो हैं। ऐसा मत कहो चीतू भाई, इस बाढ़ ने हम सबको एक कर दिया है। हम सब एक हैं। हम सब एक हैं। क्यों चाचा, जब बाढ़ उतर जाएगी तो फिर से सब बदल जाएगा ना। फिर से वही भेदभाव, फिर से वही मारपीट, फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा ना। नहीं चंदा, यह बाढ़ इस गांव को जरूर कुछ सिखा कर जाएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हर आदमी अपनी जात भूल रहा है, आपस का बैर भूल रहा है। एक ही फिक्र लगी है कि कैसे दूसरे को बचाया जाए। एक साथ बैठे चंदा, मैं तो चाहता हूँ कि यह बाढ़ इस दिलों में जमा हजारों साल का सब कूड़ा कचरा बहा दे। इस बाढ़ के साथ लोगों के मन से जात पात का बुखार उतर जाए। ऐसा होगा चाचा? होगा, जरूर होगा। घृणा करने से घृणा बढ़ती है, हिंसा करने से हिंसा बढ़ती है, खाई और गहरी होती है। पर यदि सत्य का आग्रह एक हाथ में आत्मा की पवित्रता और दूसरे हाथ में प्रेम लेकर जावे तो व्यर्थ नहीं जाता। बटेसर ने जिंदगी भर यही किया और तुम देखती हो चंदा, बटेसर के लिए पंडित, ठाकुर, तेली, चमार सबके घर में जगह है। दुनिया में बादशाह है तो वो भी आदमी, और पब्लिका गधा है तो वो भी आदमी, वो भी बात बताओ भौजी, ठाकुर ने तुम्हारे यहाँ पानी पी लिया? हाँ, पी लिया। अच्छा, खाना भी खा लिया? अरे खाना तो अभी बना ही ना। तो देख लेना भौजी, ठाकुर खाना नहीं खाएगा। अरे मैं इनकी नस जानता हूँ भौजी, ठाकुर खाना नहीं खाएगा। तुम देख लेना भौजी, ठाकुर मंगलवार व्रत का बहाना बनाएगा और खाना नहीं खाएगा। अरे मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ भौजी, हम हरिजनों के घर बरकत के रहते ठाकुर खाना खा ही नहीं सकता। ऐसा मत कहो गणपत, ठाकुर बहुत परेशान है। उसकी सारी संपत्ति तो बाढ़ में डूब गई। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ भौजी, बहुत अच्छा हुआ। अब उसको पता चलेगा जब वो गरीबों की जायदाद हड़प लेता है तो उनको कितना दुख होता है। चुप कर गणपत, मैं कहती हूँ ठाकुर खाना खाएगा। अरे भौजी, ठाकुर खाना नहीं खाएगा, तुम नहीं जानती हो। इनका मायाजाल बहुत खतरनाक है भौजी, बहुत खतरनाक। अपने पर पड़ी तो आंखों में आंसू भर लेंगे, ज्यादा हुआ तो झुक भी जाएंगे। और इन्हीं सब नाटक को असल समझकर हम लोग धोखा खा जाते हैं। हाँ, तुम देख लेना भौजी, ठाकुर इस तरह से मंगलवार व्रत का बहाना बनाएगा, तुम लोग मना ही नहीं कर पाओगे। हाँ, मना ही नहीं कर पाओगे। अरे मैं जानता हूँ ना इनके सारे हथकंडे, मैं जानता हूँ इनको। गणपत हम लोगों से धोखा नहीं खा सकता। ए भौजी, थोड़ी तंबाकू मिलेगी क्या? हमारी तो सारी तंबाकू वो लोग पी गए। परसों 10 किलो चावल लाए थे, वो भी सब खा गए। अब भौजी, अगर कल तक ये बाढ़ नहीं उतरी तो क्या होगा? कहाँ से खिलाएंगे सबको? और भौजी, अगर हफ्ते भर बाढ़ नहीं उतरी तो ये टीला तो मुर्दों का टीला बन जाएगा, मुर्दों का टीला। ऐसा कुछ ना होगा गणपत, मैं और तेरे छिट्टू दद्दा जी तोड़ मेहनत करते हैं, हमें भगवान देता है। अभी एक बोरा चावल है, कम पड़े तो ले
जाना। बाढ़ उतरने के बाद तुम लोग क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अरे तब की तब देखी जाएगी। गांव जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। बाढ़ उतरने के बाद तुम लोग क्या करोगे? हाँ? भाभी तंबाकू हाँ, लाती हूँ। सारा बाढ़ करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? तो सोचे ही नहीं क्या करेंगे बाढ़ करने के बाद। देखा चीतू, मैं कहता था ना इस टीले पे नए इंसान का जन्म होगा। हाँ, अब मेरी बात सच हो रही है। हाँ बड्डे सर, अभी तो सब लोग अपना ऊंच नीच और भेदभाव भूल गए हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना बड्डे सर कि बाढ़ उतरने पर पानी से फिर वही पुरानी दुनिया निकल आए और वो जो ठाकुर अभी गंगाधर का सिर दबा रहा ना उसकी सेवा में लगा हुआ है। अरे बाढ़ उतरने पर वही ठाकुर हमारे सीने पर बंदूक तानने वाला ठाकुर ना हो जाए। बात तो सच हो रही है तुम्हारी। नहीं चीतू, अब ऐसा नहीं होगा। ठाकुर अब बंदूक नहीं उठा सकता। उसने गोली की ताकत भी देख ली और प्रेम की भी। उसे शायद जिंदगी भर में कभी इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर भी लोग का हित कर सकते हैं। बड्डे सर, लेकिन ये बाढ़ तो उतरने का नाम ही नहीं लेती। अरे देखते नहीं पूरा गांव स्वाहा हो गया। अब आगे क्या होगा? जवाब बाढ़ तो जरूर उतरेगी, हर बार उतरी है। आदमी हर बार बचा है, इस बार भी बचेगा। अब ये गांव नए सिरे से बसेगा, नए आदर्शों से बसेगा। इसे वो लोग बसाएंगे जो लोग मौत से लड़ रहे हैं। बड्डे सर, और तो सब बच गए, लेकिन पंडित महादेव का कहीं पता नहीं चला। हाँ चीतू, पंडित को जरूर बचना चाहिए। पंडित महादेव का यहाँ होना बहुत जरूरी है। उसे आज ये दृश्य देखना चाहिए था। मुझे पूरा विश्वास है चीतू, पंडित इसे देख के अचंभे में आ जाता। पंडित का दिखना बहुत जरूरी है चीतू, बहुत जरूरी। हाँ बड्डे सर, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पर ना जाने नहीं, मैं तुझे अपने घर में जगह नहीं दूंगा। नहीं पंडित, तू भाग जा यहाँ से। मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। अरे तूने हमारी जमीन हड़प ली, तूने हम लोगों को गांव से बाहर करवा दिया। अरे तूने हमेशा हम लोगों को गली का कुत्ता समझा रहे, कुत्ता। नहीं पंडित, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। भाग जा यहाँ से। नहीं, इस मुसीबत में पंडित जी कहाँ जाएंगे? तुम्हें मेरी कसम, पंडित जी को हंसा। अरे हटा मेरी कसम कसम, मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता। मुझे अपना घर मेरा कहीं बना रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा। आओ पंडित आओ, इस घर में तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे गणपत तो पागल है, पागल। बैठिए आप। ठाकुर कहाँ है? यही पड़ोस में गए परदेसी के यहाँ। गंगाधर की तबीयत बहुत खराब है। सुबह से उसी की सेवा में लगे हुए हैं। वो ठाकुर जिंदा है, इसी घर में रुका है। हिचक क्यों रहे पंडित? टका तो बैठे रहो। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रहा हूँ। हम अछूतों के घर बैठने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। आज तक जिस बात का तुम विरोध करते आए हो वही बात तुम्हें करनी पड़ रही है। पंडित, सदियों की मानसिकता गुलामी तोड़ने में तकलीफ होती है, पर एक बार अंधविश्वास से आगे सत्य का अनुभव होने पे जंजीरें एकदम टूट जाती है। पानी पी लिया? हाँ, पी लिया? क्या कहा पी लिया? तुम्हें कुछ लगा नहीं? लगा क्यों नहीं? गंगा जल की याद आ गई? तुम भी पीकर देखो। राम 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 लेने दो, मुझे प्यास नहीं। प्यास तो है पंडित। खैर, अब तुम गंगा जल नहीं पीना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ? छूट के घर का पानी और गंगा जल, ऐसी बातें कर रहे हो ठाकुर तुम। पंडित, भगवान क्या ब्राह्मण के लिए अलग, ठाकुर के लिए अलग और अछूत के लिए अलग पानी बरसाता है? अरे सब पानी एक है, बस फर्क केवल हमारे दिमाग में है। अब तुम देखो ना, इस बाढ़ ने किस चीज को नहीं छुआ। इसने एक और जहां तुम्हारे मकान को छुआ है, वहीं दूसरी ओर मेरे मकान को भी छुआ है, और तीसरी ओर इस टीले को भी छुआ है। अरे मैंने भी इस पानी को छुआ है, चीतू ने भी इस पानी को छुआ है। अब बताओ फिर तुम क्यों इस पानी को पार कराए? पंडित, सब चीजें एक दूसरे को छू रही है, सब तरफ स्पर्श है, बस केवल हमारे दिमागों में स्पर्शता है। तुम क्या खाना भी खाओगे ठाकुर? हाँ खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। कुछ लगेगा नहीं रे, अपने धर्म का तो कुछ ख्याल रखो, या धर्मी हो गए हो तो। पंडित, भूख लगने के बाद सबसे बड़ा धर्म क्या है? खाना की है पूछना, खाना किस जाति किस धर्म वाले ने बनाया? पंडित, मैं कहता हूँ तुमने आज तक उस धर्म के बारे में बताया जिसका संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। अरे देखते नहीं कितना साफ सुथरा घर है, कितने साफ सुथरे लोग हैं, कितना साफ सुथरा मन है, और पंडित तुमने ही आज तक हम लोगों को इन लोगों से अलग कर रखा। क्या तुम खाना नहीं खाओगे? मैं नहीं, आज मेरा व्रत है। और पानी अगर 7 दिन तक नहीं उतरा तो क्या 7 दिन तक पानी नहीं पियोगे? क्या 7 दिन तक खाना नहीं खाओगे? कब प्राण दोगे? अरे अभी तो प्राण नहीं जा रहे हैं ना।
सबकी तब देखी जाएगी। अच्छा, मतलब जब प्राण के लाले पड़ेंगे तब तुम खाओगे। अरे अभी से पूरी खाते कौन क्यों रखते हो? वाह ठाकुर वाह, आज जब जान पर आई तो यहाँ आकर ऊंची ऊंची बातें करने लगे। अपनी ऊंची जाति के झूठे अभिमान के कारण, अपने अंदर बड़प्पन के कारण। लेकिन पंडित, अब मैं समझ गया हूँ, इंसान अच्छा या बुरा अपने जन्म के कारण नहीं होता, वो अपने कर्मों से ही अच्छा बुरा होता है। और आज मैं पूरे साथ के साथ कह सकता हूँ कि जीतू जाति से भले ही छोटा क्यों ना हो, वो किसी भी पंडित, किसी भी ठाकुर से बड़ा है। जब जब धर्म का नाश होगा ना, इसी तरह विपत्ति आएगी। ये भगवान का कोप है, कोप। कभी दिमाग में लगा दिया तुम लोगों ने। धर्म का नाश हो गया पंडित। हाँ, धर्म का नाश। तुम्हारे बेटे ने धर्म का नाश किया था पिछले साल, भूल गया तू? 25 हरिजनों को लेकर मंदिर में घुसा था वो, भगवान को छू लिया, उसी के भले पड़े। ये बात झूठ है। बाढ़, आंधी और तूफान ये सब कुदरत की देन है, उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है पंडित। अरे खुदा तो सब पर मेहरबान है, क्या वह किसी से बदला लेता है? पंडित, हम लोगों में तो जात पात नहीं होती, पर बाढ़ और तूफान तो पाकिस्तान में भी आती। सुना पंडित, बरकत ने कितने पते की बात कही है। धर्म को मानने वाले हर देश में है, और जात पात का लोग केवल इसी देश में। पर कुछ नहीं भैया, सच्चाई को समझने की कोशिश करो, थोड़ा ऊपर उठ के सोचो। क्या धर्म के नाम पे कलट दी कि आदमी गधे घोड़े कुत्ते बिल्ली को छूने में घिरना ना करे, पर आदमी को छूने में गिरना? पंडित, तुम पे बहुत आशाएं हैं मेरी। आज सब एक हो गए, सब एक साथ है। नर्मदा मैया ने सबके मन के मैल को धो दिया, पर तुम? अरे देखते नहीं, मैं बदल गया, जिसकी एक आवाज से पूरा गांव कांपता था। ठाकुर, मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। मुझे तो अचरज हो रहा है ठाकुर। बस एक क्षण सच्चाई को समझने की कोशिश करो पंडित, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। पंडित, मैं भी तो तुम्हारी तरफ जात का ब्राह्मण हूँ। मेरे माँ बाप भी तुमसे अधिक करते थे, किसी हरिजन की छाया पड़ती तो नहाते थे, पर मुझे देखो, मैं उनका खाता हूँ, पीता उनके साथ रहता हूँ, और तुम मुझसे तो घृणा नहीं करते। नहीं बेटे सर, नहीं। भला तुमसे कोई घृणा क्यों करेगा? ये थोड़ी अकल बची है, ये सब खत्म कर दी। तो इनसे भी घृणा मत करो। जमाना बदल रहा है पंडित, उसके साथ तुम भी बदलो। नई पीढ़ी के सामने आदमी का अच्छा नमूना पेश करो। ना बटे सर ना, किसी पर जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं। अरे अब पंडित जी पानी ना पीना चाहते तो ना पिए, खाना ना खाना चाहते तो ना खाएं। भैया मैं और लक्ष्मी भी नहीं खाएंगे। अरे हमारे घर में एक आदमी भूखा प्यासा पड़ा रहे और हम खा लें, ऐसा नहीं हो सकता। अरे लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। अरे कहाँ है? इतना शोर काहे मचा रखे हो? अरे भात बन गवा। हाँ बन गया। सबको खिला दो। क्यों, तुम ना खाओगे? नहीं, घर में पंडित जी भूखे प्यासे बैठे रहे और मैं खा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी ना खाऊंगी। जब तक पंडित जी खाना ना खाएंगे, इस घर का कोई ना खाएगा। अरे मेहमान को भूखा रख के हमें नरक में थोड़ी जाना है। पर मेहमान को, जजमान को भूखा रख के नरक में जाना चाहता है। यदि छीतू और लक्ष्मी नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खा सकता बटे सर। ठाकुर साहब आप? भाई मैं तो खाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? हाँ बटे सर, भाई मेरा खाना जरूरी है, क्योंकि एक तो मुझे भूख लगी है, और दूसरा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो पंडित जी सोचेंगे कि मौके का फायदा उठाकर बचना चाहता हूँ। भाई मैं तो खाऊंगा। लक्ष्मी जाओ, ठाकुर साहब के लिए खाना ला, जाओ अंदर जाओ। लगाती हूँ। तो क्या कोई नहीं खाएगा? तो क्या सचमुच कोई नहीं खाएगा बटे सर? अरे यदि 7 दिनों तक पानी नहीं उतरा तो भी कोई नहीं खाएगा? पंडित जी, यहाँ जो बात कही जाती है उसमें सचमुच और असचमुच का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तक मैं समझता था कि हमारा टीला गोवर्धन पर्वत की तरह हम सबकी रक्षा करेगा, पर नहीं, आज ये टीला सचमुच मुर्दों का टीला बनेगा, मुर्दों का टीला। नहीं बटे सर, इतने सारे लोगों की हत्या का पाप मुझ पर मत लगाओ तुम। पंडित जी, हम लोग तो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएंगे। जय हो लक्ष्मी नारायण। माफ करना भाई, मैं तो अकेले ही खाने जा रहा हूँ। ठहरो ठाकुर, ठहरो। मैं भी खाऊंगा। रुको पंडित, तुम किसी की जोर जबरदस्ती तो नहीं खा रहे ना? नहीं बटे सर, कोई जबरदस्ती मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। मैं अपने मन से खा रहा हूँ, अपने मन से खा रहा हूँ। चलो ठाकुर, आओ बैठो पंडित बरकत भाई। आखिर तुम मान ही गए खाने के लिए। अरे लक्ष्मी सुनती हो, हम ठाकुर साहब भी और पंडित साहब भी हमारे साथ खाएंगे, खाना लगाओ भाई। और पंडित जी ले आओ खाना, ले आओ भाई, ठाकुर साहब हमारे साथ खाना खाएंगे। क्या हुआ गणपत?
अरे बोल भी, क्या हुआ? कुछ नहीं भौजी, कुछ नहीं। तनिक इधर आ जरा, इधर आ, बता क्या बात है? भौजी बात ऐसी है कि घर में चावल बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अब जो कुछ था 10-15 आदमी ने मिलकर खत्म कर दिया। अब थोड़ी देर बाद छोटे छोटे बच्चे भूख से रोने लगेंगे, तो मैं क्या करूंगा भौजी? कहाँ से खिलाऊंगा सबको? अभी एक बोरा चावल है, उसमें से ले जा भैया। तो समझ लो भौजी, पूरे गांव में एक ही बोरा चावल बचा है, और फिर बाढ़ उतरने के बाद भी तो आदमियों को भूख लगेगी, तब क्या होगा भौजी? हाँ, सोच सोच के क्या होगा गणपत? जब तक एक बोरा चावल है बराबर देती रहूंगी, फिर गांव मरेगा तो हम भी मरेंगे। भौजी भौजी एक तो बात और है। क्या बात? पूरे टीले में बात फैल गई है। कौन सी बात? यही कि ठाकुर और पंडित ने तुम्हारे यहाँ भात खा लिया था। तो उसमें क्या हुआ? ठाकुर और पंडित ने ऐसा बहुत सोच समझ के किया है। अरे नहीं नहीं भौजी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे ही ये बात चंदन नगर के ठाकुर और ब्राह्मणों को पता चलेगी, वो लोग इन दोनों को बिरादरी से ही अलग कर देंगे। हाँ। एक बात कहूँ गणपत, तनिक इधर आ। तुझे दुनिया भर की बहुत बड़ी रहती है। अरे गांव का सत्यानाश हो गया, चारों ओर त्राही त्राही मची है, तो तुझे जाति बात की पड़ी है। छी। अरे नहीं भौजी, मैं तो बस वो बात बताने आया था जो टीले पर चल रही थी। तुम तो चावल दे दो बस। हाँ लाती हूँ। अब क्या हुआ? इतना मुस्कुराए क्यों रहा है? तंबाकू मिलेगी? अरे कल ही तो दी थी। अरे भौजी, इतनी सी तंबाकू है, इतने सारे लोग बार बार मांग के खत्म कर देते हैं। लाती हूँ, तंबाकू भी लाती हूँ। इस घर को तंबाकू का बना के छोड़ेंगे ये। अरे चंदा, ये गणपत, ये ले, ये रहा चावल और ये रही तंबाकू। खत्म ना करना। कोई नई खबर नहीं आती क्या? पढ़ा ले, देखता हूँ। अरे तुझे किस बात की खबर चाहिए रे? तू तो खुद चलता फिरता रेडियो है। तो पानी तो बड़ी तेजी से उतर रहा है बट्टे सर। अगर इसी तरह उतरता रहा तो शाम तक या कल सुबह तक पूरा गांव बाढ़ से छुटकारा पा जाएगा भाई। देखा? तुमने देखा वो मंदिर का गुंबद भी पूरा ऊपर निकल आया था बटे सर, और वो पीपल का पेड़ बस वही बस नहीं डूबा था, बाकी तो पूरा गांव डूब गया था। एक बात पूछो पंडित, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बटे सर, पूछो। अरे तुम्हारी बात कभी बुरा माना है? पता नहीं क्यों तुमसे सवाल जवाब करने का मेरा मन ही नहीं होता। क्या ये मंदिर अब भी ऊंची जात वालों के लिए रहेगा? नहीं बटे सर, ये मंदिर अब सबके लिए खुला रहेगा। मैं खुद खोलूंगा इस मंदिर के द्वार सबके लिए। और दूसरे गांव के ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया तो? ठाकुर चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पर पंडित महादीन अपनी बात से नहीं हटेगा। दूसरे गांव के मंदिरों के द्वार तो मैं जाकर खुलवाऊंगा, तुम देखना सब। भाई सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है, इस साल खेती कैसे होगी? भाई बीज कहाँ से आएगा? सबसे पहले तो गांव के जीवित रहने का सवाल है। ठाकुर गांव जीवित रहेगा, खेती भी होगी और बीज भी आएगा। तुम ये बताओ, बीज के लिए कितना रुपया लगेगा? तुम अपने खेत के लिए पूछ रहे हो या गांव के लिए? पूरे गांव के लिए पूछ रहा हूँ। अब इस गांव में खुशहाली होगी, न कोई जाति ऊंची होगी न नीची, सबको समान अधिकार से देखा जाएगा, और मंदिर के द्वार सबके लिए खुले रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी जाति का करना हो। अगर आज नवल जिंदा होता तो सबसे ज्यादा खुश होता। नवल देख, जैसा तुम चाहता था गाँव बन गया। नवल, मैंने अपने ब्याह की साड़ी निकाली है। मैं बनना गाऊंगी नवल, मैं बनना गाऊंगी।